ऐसा हुआ है कि स्कूल में बस एक अफ़वाह चली है और कि अच्छा, किसी लड़के ने कुछ लिख भी दिया था अच्छा। हज़रत उमर से रिलेटेड। तो उस पे बहुत ज़्यादा एग्रेशन हो गया लड़कों की तरफ से तो जी। पहले लोग ये समझते थे, पाकिस्तान में जो एक चीज़ खत्म हुई है ना, वो क्या है? कि आई एम नॉट एंटाइटल्ड टू माय ओपिनियन। वो तो ज़ाहिर बात है हो जाएगी। आप क्या समझ रहे हैं कि हम इधर बैठे कोई हम जो बातें कर रहे हैं, एक दिन इनका कोई ऐसा रिज़ल्ट नहीं निकला, लोग लड़ेंगे भी। ये आप बात छोड़ दें, हम नहीं चाहेंगे कि लोग लड़ें। इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ लें। आप जी, जी, जैसे बिल्कुल। तफसीर तारीख़ तबरी पढ़ लें, तारीख़ जलालैन पढ़ लें। ये वो किताबें हैं जो हदीस को भी रिलेट कर रही हैं, कुरानिक वर्सेस को भी रिलेट कर रही हैं, जो जलालैन को, तबकात इब्न साद को अगर रेड किया जाए ना, तो सफ़ों के सफ़े रेड हैं। इतने कत्ल है ना, इतने कत्ल, इतनी मार-काट है, इतनी मार-काट कि आपका ज़ुबैर कत्ल हुआ है, ज़ुबैर के साथ फलां कत्ल हुआ है, फलां हुआ है, फलां हुआ है, फलां हुआ है। हाँ जी, नोमान क्या हाल है? कैसे हो आप? ठीक-ठाक सर, आप कैसे? ज़बरदस्त। क्या बात करोगे? अ, एक रिक्वेस्ट भी लाया हूँ और 1-2 पॉइंट्स भी लाया हूँ किसी किताब अच्छा। से और लेकिन उससे पहले जो पेशावर में वाक़या हुआ है उसकी ऑब्वियसली आपको नॉलेज तो हो गई होगी सर। ज़ाहिर तो बात है। मैं चाहता हूँ कौन-सा सर आप कौन-सा उस वाकया? कौन-सा वाला? लास्ट वाला पेशावर स्कूल या दूसरा? ना स्कूल स्कूल में वाला? सर। वो मुझे अभी नहीं पता उसका। मैंने आपको कहा है ना, मैं असल में स्ट्रीम आज थोड़ी-सी 5-7 मिनट लेट थी क्योंकि मैं घर था नहीं। मैं जी, बिल्कुल जी। आया हूँ और मैंने शुरू कर दी। एक पॉइंट ऐसा था कि शायद मुझे आधा घंटा आगे करनी पड़ी। ठीक है? हाँ। जी, जी। तो बस इन शॉर्ट मैं आपको बता दूँ वो ऐसा हुआ है कि स्कूल में बस एक अफ़वाह चली है और कि अच्छा, किसी लड़के ने कुछ लिख भी दिया था अच्छा। हज़रत उमर से रिलेटेड। तो उस पे बहुत ज़्यादा एग्रेशन हो गया लड़कों की तरफ से, तोड़-मोड़ हुई, आग अच्छा, लगाई गई, स्कूल को तोड़ा गया अच्छा। वगैरह-वगैरह। तो सर हुँ, इसको अब ऑब्वियसली आप एक्टिविज़्म तो कर रहे हैं, हुँ। आप इस मूवमेंट को आगे चला रहे हैं, लेकिन इसको कैसे टैकल किया जाए? इसका सॉल्यूशन क्या होगा? हम इन बच्चों को किस पेज पे लेके आके खड़ा कर दें? इन बच्चों के साथ क्या करें? तालिबान होते तो हम तो उन पे डाल देते कि तालिबान है, इन्होंने तो करना ही है ये। हुँ, हमारे अपने हुँ। बच्चे तालिबान बन रहे हैं सर, इनका क्या करें? देखें, ये नज़रियाती जंग है। ये आइडियोलॉजिकल वॉर है। आइडियोलॉजिकल वॉर ओवरनाइट नहीं जीती जा सकती। ठीक है? क्योंकि आइडियोलॉजिकल वॉर में आपने अपने दुश्मनों को कन्वर्ट करना है। वो कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगाएँगे आपको पता है? ये तो सेंचुरीज़ की जंग है। हो आज सोशल मीडिया, इंटरनेट की वजह से हो सकता है ये जंग जल्दी अपने अंजाम को पहुँच जाए। मगर मुझे ऐसा किसी भी सूरत नहीं लगता कि ये कल खत्म हो जाएगी। ये सैकड़ों सालों की जंगें होती हैं। आइडियोलॉजी अगर 1400 साल से एक ज़िंदा है, तो आप क्या समझते हैं कि ओवरनाइट कल खत्म हो जाएगी? या कोई 2000 साल से ज़िंदा है, तो कल खत्म हो जाएगी? इसमें तो टाइम लगेगा। ऐसे नहीं हो और आप सकता। स ये याद जी। रखें, तहरीक-ए-लबैक जो पाकिस्तान में लॉन्च हुई है, उसका जो नुकसान है वो आप और मैं बहुत बुरे तरीके से भुगत रहे हैं। तहरीक-ए-लबैक का। तहरीक-ए-लबैक ने गुस्ताखी के इशू को मेन स्ट्रीम कर दिया। जी। पहले लोग ये समझते थे, पाकिस्तान में जो एक चीज खत्म हुई है ना, वो क्या है? कि आई एम नॉट एंटाइटल्ड टू माय ओपिनियन। कि अगर मेरा उमर के बारे में ओपिनियन है कि वो घटिया आदमी था, तो मुझे ये ओपिनियन रखने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। ये लोग समझते हैं कि अगर मेरा उमर के बारे में ये ओपिनियन है कि उमर अच्छा नहीं था, तो मैं ये अपना ओपिनियन अपने दिल के अंदर छुपा के रखूं। अगर मैंने इसे जरा भी बात कर दी, तो मैं मुजरिम हूं। कि मैं डर के, गुस्ताखी के इल्जाम से डर के उमर को कभी बुरा ना। लोग लिटरली इस बात पे ईमान ला चुके हैं। लोगों के लिए ये इतने बेवकूफ लोग हैं पाकिस्तान के कि उनके लिए, उनको ये बात समझ नहीं आती कि अगर हमने किसी शख्स का जबरदस्ती छुरी के नोक के ऊपर गन पॉइंट पे मुंह बांध रखा हुआ है हजरत मोहम्मद के बारे में, हजरत उमर के बारे में, तो ये बात ठीक है। क्योंकि इन गधों को ये बात समझ नहीं आती। ये पागल हैं, ब्रेन डेड ज़ॉम्बीज़ हैं ये। इनको ये बात समझ नहीं आती कि अगर किसी ने गन पॉइंट पे मेरा मुंह बंद कराया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा ओपिनियन चेंज हो गया और मैं उमर को दिलो जान से प्यार करने लग गया हूं। नहीं, इन गधों को ये बात समझ, ये गधे इस बात को समझ ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं समझ सकते हैं? क्योंकि जो सबसे ऊपर बैठा हुआ वो गधा जो मर गया हुआ है, खादम हुसैन रिजवी, और उससे भी बड़ा गधा जियाउल हक, या उससे भी बड़े और गधे, ये सारे ये समझते थे कि अगर कोई
शख्स अपना ओपिनियन हमारे खौफ की वजह से चेंज कर लेता है तो ये बड़ी जी सही बात है। यानी बदमाशी से सच को, झूठ को सच बनाना, ये समझते हैं कि वाकई झूठ सच बन जाता है बदमाशी से। किसी की अगर आप गर्दन मुंह बंद करा दें, किसी के मुंह पर जिप लगा दें, किसी को गोली के निशाने के ऊपर आप ये करें कि हाँ जी आप नहीं बोल सकते, तो क्या समझते हैं कि लोग बदल गए? नहीं, लोग नहीं बदले हैं, लोग अंदर से वही गालियां देते हैं इन लोगों को, नहीं ओपिनियन बदलेगा। और ये याद रखेंगे, जब आप जुबान बंदी किसी की कराते हैं तो गालियां ही बाहर आती, क्योंकि इंसान जब तक उसको मार पड़ती है ना वो सब्र करता रहता है, मगर पीठ पीछे वो गाली ही देता है, या फिर वो गाली कभी ना कभी जब उसको जरा सा चांस मिलेगा वो गाली सामने आ जाएगी। यही हो रहा है। हजरत मोहम्मद को आप ये देखें, ये कहते हैं हजरत मोहम्मद द मोस्ट बिलव्ड पर्सनालिटी इन द वर्ल्ड। मैं कहता हूं हजरत मोहम्मद से ज्यादा हेट किसी नबी से नहीं है, और किसी रिलीजियस पर्सनालिटी से नहीं, यसू से नहीं है, बुद्धा से नहीं है, राम से नहीं है, कृष्ण से नहीं है, गुरु नानक से नहीं है। कौन ऐसा है जिससे लोग इतनी नफरत करते हैं? मोहम्मद से क्यों करते हैं? और मोहम्मद से नफरत की सिर्फ ये वजह नहीं है कि मोहम्मद की हिस्ट्री बड़ी बुरी लिखी हुई है, नहीं, उससे अगली नफरत की वजह यह भी है कि मुसलमान बदमाशी के जोर पे, गन पॉइंट पे, तलवार के जोर पे लोगों के मुंह बंद कराते हैं। यह भी एक वजह है मोहम्मद को लोगों की गालियां देने की। लोग जितनी गालियां इंटरनेट पे मोहम्मद को पड़ती है, किसी को नहीं पड़ती, जरतुश्त को नहीं पड़ती, किसी दूसरे रिलीजन की होली पर्सनैलिटी को गालियां उतनी नहीं पड़ती जितनी मोहम्मद को पड़ती। क्यों पड़ती हैं? मुसलमानों के काले करतूतों की वजह से, मुसलमानों की बदमाशी की वजह से। ये बात है। मैं एग्री सर, लेकिन आपने बोला आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर। अगर हम वेस्ट की तरफ देखिए, आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर जो हुई है स्पेशली अगेंस्ट द रिलीजन या विद द रिलीजन, उसमें काफी एग्रेशन देखने को मिला है, तबाही देखने को मिली है। क्या हमें भी उसी से गुजरना ही पड़ेगा? क्या आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर एक पॉइंट पे आगे एग्रेसिव हो जाएगी? वो तो जाहिर बात है हो जाएगी। आप क्या समझ रहे हैं कि हम इधर बैठे कोई, हम जो बातें कर रहे हैं एक दिन इनका कोई ऐसा रिजल्ट नहीं निकल, लोग लड़ेंगे भी। या आप बात छोड़ दें, हम नहीं चाहेंगे कि लोग लड़ें, मगर लोग एक दिन लड़ेंगे भी। क्योंकि जिंदगी में जब सोसाइटीज के अंदर कोई ट्रांजिशन होती है एक पोल से दूसरे पोल की तरफ, तो भाई ये आपस में इलेक्ट्रॉन तो टकराते हैं ना। फिर जब पोल रिवर्सल हो रहा होता है तो तबाही तो आती है। तो ये भी पोल रिवर्सल ही होगा कि अभी सारे इस्लाम के पोल की तरफ हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता उन्हीं लोगों में से जब आधे दूसरे पोल की तरफ चले जाएंगे, तो आप क्या समझते हैं मुसलमान बड़े खुश होंगे जब एथियस्ट पाकिस्तान में बढ़ जाएंगे? नहीं, वो एग्रेसिव रिस्पॉन्स भी देंगे, दहशतगर्दी की वेव भी आएगी उसकी वजह से, गुस्ताखे रसूल के नारे और इल्जामात और प्रॉब्लम्स वो भी बहुत बढ़ेंगे, सब कुछ होगा। ये कोई ऐसी फसल हम नहीं बो रहे कि क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि रिवर्सल से पहले एजिटेशन तो होनी है, ये हमें भी पता है, और उसके अलावा शायद कोई रास्ता नहीं है। आई होप कि ना हो, कम हो, मगर हकीकत यही कहती है कि होगी। अनफॉर्चुनेटली यस सर। और इसी पॉइंट को मैं फर्दर, बस जल्दी से, टाइम नहीं लूंगा ज्यादा। हमारी कोशिश थी ये सोनिया ने यहाँ कहा पे भी। एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इन ईरान। हाँ, ईरान में देखें ना आप क्या हो रहा है, अब लड़ाई झगड़े की तरफ बात जा रही। नॉन रिलीजियस लोग रिलीजियस लोगों से लड़ेंगे, अब ये बात हो जाएगी ईरान में, ये चीज ऊपर की तरफ जा रही है। कोई इसका अब वो नहीं है कि नहीं होगा, ये चीजें होंगी। तो आई थिंक इसी वायलेंस को आगे करके एक पॉइंट, दो पॉइंट्स आपको रखूंगा। एक किताब है फील्ड्स ऑफ ब्लड, कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग की है, काफी फेमस थी और लोग तो उसको काफी प्रेजेंट करते, जो रिलीजियस पर्सनालिटीज होती, कि देखो यार ये हो गया। मैं सोच रहा था कि मैं आपके पास आऊंगा हर हफ्ते इसी तरह, क्योंकि मैं बुक रीडिंग काफी करता रहता हूँ। मैं चाहता हूँ आपके सामने ये पॉइंट्स रखूं, आप इसको दिल खोल के डिबंक करें, ताकि जो भी सुन रहे हैं उन तक ये जो आपके काउंटर आर्गुमेंट्स है वो पहुंचे। बीच में बस बिजी हो जाते हैं, लाइफ है। लेकिन अभी ये पेशावर के वाकये के बाद मुझे लग रहा है, क्योंकि हमारे बच्चे ही तालिबान बन रहे हैं, तो उनके साथ लड़ने का यही तरीका है कि हम उनको अपने नजरियात प्रेजेंट करें और जितना हो सके तो उनके सामने रखें सर। तो मैं कोशिश करूंगा कि आगे से मैं पॉइंट्स और किताबें और जो भी आर्गुमेंट्स है वो आपके सामने प्रेजेंट करूं। अभी आज के लिए सर, कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग की बहुत फेमस किताब है फील्ड्स ऑफ ब्लड, वो उनको समराइज करके दो पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा। पहला पॉइंट उनका यही है कि जो वेस्ट में प्रोपेगेंडा होता है कि सुसाइड बॉम्बिंग स्पेशली इस्लाम की तरफ से निकली है, कहते हैं सुसाइड बॉम्बिंग तो पहले से भी थी। वायलेंस इटसेल्फ वो कभी भी रिलीजन के थ्रू प्रोमोट नहीं हुआ। रिलीजन को पॉलिटिक्स में ला के इंक्लूड करके, तो ही रिलीजन को यूज करके लोग सुसाइड बॉम्बिंग करते हैं। उसने शाह की एग्जांपल दी, अभी ईरान की बात हुई तो उन्होंने एग्जांपल दी अपनी बुक में
कि शाह जो था किंग शाह ईरान में, उसने भी सेकुलर को प्रमोट करने के लिए वायलेंस दिखाई। तो इसी तरह अगर कोई अलकायदा हो गया, अलकायदा नॉन रिलीजन है, वो एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, वो उसका रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं हो। ये उनका प्रेजेंट जो उनका आर्गुमेंट यही है कि रिलीजन वायलेंस प्रमोट नहीं करता, रिलीजन तो हार्मनी प्रमोट करती। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो कि झूठ है। मैं एक बात कहूँ एग्जैक्टली अली भाई झूठ है। इसमें, आप हाँ सिर्फ नहीं इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ लें, आप जी जैसे बिल्कुल। तफसीर तारीख़ तबरी पढ़ लें, तारीख़ जलालैन पढ़ लें, ये वो किताबें हैं जो हदीस को भी रिलेट कर रही हैं, कुरानिक वर्सेस को भी रिलेट कर रही हैं, जो बता रही हैं कि वो आयत कब नाजिल हुई और किस वजह से नाजिल हुई। इसी तरह वो हदीस जो मोहम्मद बोल रहे थे, वो हदीस किस कॉन्टेस्ट में आई। तो आप बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे इस्लाम कभी भी पीसफुल रिलीजन नहीं रहा है। इस्लाम के आने के बाद सबसे ज़्यादा मारकाट मक्के में हुई, मदीने में हुई, और उन लोगों पे मोहम्मद ने जंग मुसल्लत की जो फार्मर थे, जिनका कोई कसूर ही नहीं था। सिर्फ कसूर ये था कि वो मोहम्मद को नबी नहीं मानते थे। वो कहते थे यार ये तो कोई जो है खिसका हुआ आदमी है, कोई अजीब ही किस्म की बातें करने वाला दीवाना आदमी है। और इसी जुर्म की वजह से उसने हर उस शख्स को मार डाला जो जो उसका मजाक उड़ाता था। ना उसने कभी उस पे मोहम्मद पे हमला किया, ना ऐसा कुछ किया। दो औरतें थीं जो मतलब डांसर थीं या गाना वाना गाती थीं, और जब मोहम्मद साहब अपने इस्लाम की प्रीच करते थे तो वो पीछे से खड़े होकर उसका थोड़ा सा मजाक बनाती थी, फन करती थी। उसने उनको भी नहीं छोड़ा, और उस बंदे को भी नहीं छोड़ा जिसने कहा कि यार ये इससे बेहतर तो कुरान में लिख सकता हूँ। तो मोहम्मद ने फौरन ऑर्डर जारी किए कि जाओ और उसका कौन है जो उसका सर लेके आएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें बता रही हैं कि इस्लाम एक बहुत ही वायलेंट रिलीजन है, रहा है और आज भी है। और इसीलिए जब लोग उसको पढ़ते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर वो इतने ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं कि जिसकी वजह से वो लोगों के घर को इंसान ही नहीं समझते दूसरों को, और उन पे हमले करते हैं। ना मज़हब के अंदर कोई मॉरल वैल्यूज़ हैं। ये जो कहते हैं ना कि मज़ाहिब जो है हमें मॉरल वैल्यूज़ सिखाते हैं, ये भी सब झूठ है। आप एक नॉन रिलीजन नॉन बिलीवर को भी अगर आप देखेंगे कि अगर वो किसी इंसान को, चाहे वो किसी भी मज़हब का है, अगर कार एक्सीडेंट होता है तो वो भाग के उसकी मदद करेगा। वो ये नहीं होगा कि वो इंतज़ार करेगा कि नहीं ये तो मैं तो एक नॉन बिलीवर हूँ तो मुझे तो कुछ नहीं पता इस चीज़ के बारे में। आप इवन ये कि जानवर को भी देखें, जानवर भी एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो वायलेंट जितना भी है वो मज़ाहिब ही सिखाते हैं। अगर आप मज़ाहिब की हिस्ट्री को पढ़ लेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि असल में मज़हब का एक चेहरा तो आपको दिखाया जाता है, लेकिन दूसरा चेहरा हमेशा आपसे छुपाया जाता है। जो कि आप खुद देखें, फिर उसके अंदर एक जर्नलिस्ट स्टैंडिंग करना, उन बातों को समझना कि मोहम्मद साहब की बीवियों के साथ कुछ मसला होता है, मोहम्मद साहब अपनी बीवी को बता देते हैं, या मोहम्मद साहब की बीवी को देख लेती हैं मोहम्मद के साथ औरत के साथ किसी स्लेवरी के साथ जो है सेक्स करते हुए। अब मोहम्मद साहब वहाँ पे उसको कहते हैं कि ये बात तुमने किसी और से नहीं करनी, जो कि कुरान में भी आयत मौजूद है। और जाके जब वो दूसरी बीवियों से कर देती है तो फिर आयत नाजिल होती है कि अल्लाह तुमसे ज़्यादा बेहतर बीवियां ला देगा, यानी बीवियों को धमकियां देने के लिए भी अल्लाह आ रहा है। ये एक इंसानी कलाम है, मतलब कहीं से भी नहीं लगता कि ये कोई खुदा का कलाम है। खुदा का कलाम होगा तो उसमें इंसानियत का फ़ायदा होगा, इंसानियत की खिदमत होगी, उसके अंदर इंसानों को एक ऐसी गाइडेंस मिलेगी जो 10,000 साल बाद भी उसमें कोई गलती नहीं होगी। इसमें तो इतने लूप होल्स हैं, इतने फ्लॉज हैं कि लगता ही नहीं है कि ये किसी अल्लाह का कलाम है, बल्कि साफ पता चलता है ये एक इंसान के जहन में जो बातें आती थी उसने अल्लाह के साथ एसोसिएट करके और उसका पूरा पूरा फ़ायदा लिया। जी गालिब भाई। हाँ, और आप कह रहे हैं ना मारकाट, तो ये देखेंगे, आप तारीख तबरी उठाएं, सीरत इब्न शाम उठाएं, आप बुखारी उठाएं, आप इस्लामी तारीख की कोई भी किताब उठाएं, और मुझे वो बंदे बताएंगे मदीने में इस्लाम से पहले कितने लोग कत्ल हुए थे, मक्के में इस्लाम से पहले कितने लोग कत्ल हुए, और उसके बाद देखें कि मदीने और मक्के में बाद में कितने कितने लोग कत्ल हुए थे। और मैं आपको अगली बात बताता हूँ, ये बात सुनिएगा जरा ध्यान से। वो क्या है कि तारीख तबरी का, तारीख तबरी आप पढ़नी शुरू करें। मैं सबको ये कहता हूं, आपको कम सफ़े ऐसे मिलेंगे जिसके ऊपर किसी बंदे को कत्ल होने की बात ना हो। बहुत कम सफ़े आपको ऐसे मिलेंगे। एक एक सफ़े पे, एक दिन मैं गिन रहा था, एक एक सफ़े पे 20-20 लोगों के कत्ल की बात लिखी है। फलां ने फलां को कत्ल कर दिया, फलां ने फलां को कत्ल कर दिया, ये हो गया कत्ल, यूं हो गया, यूं हो गया, यूं हो गया, इतने बंदे यहां कत्ल हुए, फलां बिन फलां को फलां बिन फलां ने कत्ल कर दिया। ठीक है, एक एक सफ़े पे
यानी रसूल अल्लाह के मरने के बाद तो मैं कहता हूँ तारीख तबरी में अगर उन जगहों को जहां पे किसी के कत्ल की बात लिखी है, जलालैन को, तबकात इब्न साद को अगर रेड किया जाए ना, तो सफों के सफे रेड हैं। इतने कत्ल है ना, इतने कत्ल, इतनी मारकाट है, इतनी मारकाट कि आपका जुबैर कत्ल हुआ है, जुबैर के साथ फलां कत्ल हुआ है, फलां हुआ है, फलां हुआ है, फलां हुआ है, हुसैन के साथ ये कत्ल हो गया है, ठीक है। हजाज आया, उसने इतने मार दिए, अली ने इतने मार दिए, ठीक है, अबू बकर ने इतने मार दिए, उमर ने इतने मरवा दिए, उमर ने फलां साहबी ने फलां बात की और फलां साहबी बागी हो गया, उसको मरवा दिया, ठीक है। मतलब इतना बड़ा ये खूनी खेल है ना इनका सारा इस्लाम, कि मैं कहता हूं कम ही सफे हैं ऐसे जहां पे ये गंद नहीं डला हुआ। इतनी इतनी मारकाट है, इतनी मारकाट है तारीख तबरी में, तो तारीख जलालैन के अंदर, तबकात इब्न साद के अंदर, कि आपको सफे कम ही नजर आते हैं जहां पे किसी के मरने का जिक्र ना हो और कत्ल का जिक्र ना हो। अच्छा, और सबई इसमें मौत ये साहबी लोग बहुत कम मरे हैं, सारे इसी तरह, और सबसे ज्यादा एक दूसरे से लड़ते हुए मरे हैं। और गालिब भाई इसमें एक चीज और भी है कि वो मैं ख्याल से इब्ने अब्बास थे शायद जिनके भाई ने इसका मोहम्मद का मजाक बनाया था कि जब वो कुरानिक वर्सेस लिखता था तो मोहम्मद को वो मशवरे दिया करता था कि तारीफ है उस अल्लाह की जिसने ऐसा किया और इस तरह की बातें। तो मोहम्मद कहता हाँ इसको भी लिख दो और ये जो है ऐसे ही वही मेरे ऊपर नाजिल हुई है। तो उससे उसने अंदाजा लगाया, मेरे ख्याल से साद था उसका नाम, इब्ने साद या ऐसे कुछ नाम था, हाँ, मुझे सही साद, नाम याद। जी जी। साद तो बिन वो अबी सरा, साद अब्दुल्लाह बिन इब्न अबी साद सरा, बिन अबी सरा। बिल्कुल। हाँ। तो उसको अंदाजा हो गया कि यार ये सारी की जो आयतें हैं खुद ही घड़ता है, इसलिए वो मक्का भाग गया और मक्का में लोगों को उसने जब बताना शुरू किया और मोहम्मद को पता चला तो मोहम्मद ने स्पेशल ऑर्डर्स जारी किए कि कौन है जो इसका सर लेके आएगा। यानी वो सबूत रखना नहीं चाहता था, क्योंकि सबूत रख आहिस्ता आहिस्ता वो फिर उसके अपनी मजहब को खत्म कर देता मोहम्मद के। इसी तरह से एक फिजिशियन था वो गैलन, एरिस्टोटल, और उनसे जो वो मिलता था बंदा, और वो मोहम्मद उससे मशवरे भी लेता था। मोहम्मद उसके और मरीजों को कभी मोहम्मद साहब ठीक कर देते थे, कभी मोहम्मद साहब उसके पास भेजते थे। तो वो जो बातें थी वो सारी की सारी उस दौर की साइंस में लिखी हुई थी। और एक बंदा उनमें था, इस वक्त मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, उसने इस बात के ऊपर मोहम्मद का मजाक उड़ाया था कि यार ये तो फलानी फलानी किताब में लिखा हुआ है, ये तो उसने ये बात पहले ही कर दी है और ये मोहम्मद साहब ने इसको भी कुरान में डाल दिया। तो मोहम्मद जैसे ही पावर में आया तो सबसे पहले मोहम्मद ने उसका खून करवाया। तो ये जी, पता तो चलता मतलब है। और ये इजीली, ब्लास्फेमी लॉ जो है, और ये ब्लास्फेमी लॉ जो है ना, ये बना ही इस बेस पे है क्योंकि मोहम्मद को अपने खिलाफ किसी को भी बर्दाश्त नहीं करता था। तो मोहम्मद ने हर उस बंदे का कत्ल करवाया जो भी उसके खिलाफ सर उठाता था, हंसता था या कोई मामूली सी बात भी कर देता था। तो उसी को एज ए ब्लास्फेमी लॉ हर एक कंट्री के अंदर इम्प्लाई किया है, जैसे पाकिस्तान में, सऊदीया में, अफगानिस्तान में, अरब कंट्रीज में वही लॉ को लेके चल रहे हैं कि मोहम्मद के अंदर पेशेंस नहीं था, कोई टॉलरेंस नाम की चीज नहीं थी, जीरो टॉलरेंस था रिलीजन को लेके और अपने आप को लेके। तो इसलिए मोहम्मद साहब की इसी लॉ को लेके उन्होंने ब्लास्फेमी लॉ बना दिया। जी हाँ, जी, और एग्जैक्टली। इजीली कंक्लूड अब मतलब हम कर सकते हैं कि रिलीजन को पॉलिटिसाइज करने की जरूरत नहीं, रिलीजन खुद ही एक हेटफुल, एक वायलेंट नजरिया है। अब सेकंड पॉइंट पे मैं जल्दी से आऊंगा सर, कि सेकंड पॉइंट, आई आई थिंक एरन आर्मस्ट्रॉन्ग एक बहुत बड़ी हिस्टोरियन, लेकिन उन्हें बहुत बड़ी फैलेसी खेल गई है जियो पॉलिटिक्स और रिलीजन को मिक्स करके। लेकिन ये मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि ये पाकिस्तान में बहुत फेमस आर्गुमेंट है। उन्होंने एग्जांपल दी कि 1920 से 50 तक इजिप्ट में भी ब्रिटिश ने सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी के नाम पे बड़ा वायलेंट किया, और अभी तक ब्रिटिश और अमेरिका वायलेंट करती आई है। तो पाकिस्तान में भी बड़ा लोग प्रेजेंट करते हैं कि यार ये तो पॉलिटिक्स की वजह से, लोग मजहब नहीं, डेमोक्रेसी नहीं, लोग अपनी ही फसाद में आके शरारत या वायलेंट कर जाते हैं। तो इसलिए ये पॉइंट तो उनका बहुत ही, आई थिंक ये आर्गुमेंट बहुत ही उनकी अपने कैलिबर के हिसाब से, क्योंकि इसमें जियोपॉलिटिक्स भी आ जाती है। रिलीजन को डिफेंड करने के लिए उन्होंने एक जियोपॉलिटिक्स का आर्गुमेंट लिया कि नहीं, इन्होंने भी तो ऐसे किया। अगर रिलीजन को वायलेंट कह रहे हो तो आपका सेकुलरिज्म या आपकी डेमोक्रेसी भी तो वायलेंट तरीके से ही अप्रूव आई है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? डेमोक्रेसी पाकिस्तान में वायलेंस से आई है, नहीं, बिल्कुल। इंडिया में वायलेंस से आई है।
बांग्लादेश में इसका कोई सबूत भी होना चाहिए ना कि वायलेंस से आई है, मार काट करके एम्पावर किया गया है। वो तो ग्रेट ब्रिटेन में वायलेंस से आई है? नहीं आई। रशिया में वायलेंस से आई है। अब रशिया में वोट होते हैं, पहले आपको पता है कि सोवियत टाइम में बड़ा और तरह का सिस्टम था। कौन सा मुल्क है दुनिया में जहां पे आई है वायलेंस से? पहला सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक जो फ्रांस बना था वो फ्रेंच रेवोल्यूशन आई थी, और उसके बाद वोटिंग राइट लोगों को मिले थे। ठीक है, तो डेमोक्रेसी वायलेंस से तो नहीं आई। वायलेंस से तो हमेशा डिक्टेटरशिप आती है, झूठ बोल रहे हैं। खिलाफत आती है वायलेंस से, चाहे आप बगदादी की देख लें, मुल्ला उमर की देख लें, चाहे जिसकी भी देख लें। खिलाफत से ज्यादा गर्दनें किसने काटी हैं पुराने वक्तों में भी और अब भी? मतलब जितनी गर्दनें खिलाफत ने काटी हैं इतनी तो किसी ने भी नहीं काटी। कौन सा बंदा है जो ये बात हमें कह सकता कि डेमोक्रेसी ने ज्यादा लोग मारे हैं इनकी खिलाफत से? खिलाफत ने तो भाई, खिलाफत के पीछे तो मर्क मिटे, साबियों ने साबियों की गर्दनें उड़ा दी। उस्मान के कत्ल का इल्जाम अली पे, उमर के कत्ल का इल्जाम अली पे, ठीक है, अली के कत्ल का इल्जाम मुआविया पे, ठीक है, हुसैन के कत्ल का इल्जाम यजीद पे, इब्न जुबैर के कत्ल का इल्जाम वो भी मुसलमानों पे, ठीक है। किस किस के कत्ल का किस किस पे इल्जाम नहीं था? हर किसी का कत्ल का तो दूसरे पे इल्जाम था। कौन सा सहाबी था जिसने कोई बंदा नहीं कत्ल किया? सब नहीं कत्ल कराए, कत्ल किए। कोई भी जगह नहीं थी। सर मतलब जी। और खिलाफत को ये कहते हैं डेमोक्रेसी से अच्छी है। खिलाफत तो किसी इंसान को कोई चॉइस नहीं देती ना। खिलाफत तो एक शूरा है साहबियों की, मौलवियों का एक गठा है, जो एक एक इकट्ठ है जिसने डिसाइड करना है कि उनमें से कौन सा नया चंगेज खान बनेगा। बस यही बात है, और क्या है। कोयटा जी जी शूरा, सर। तालिबान की शूरा, कौन सी डेमोक्रेसी है आज उधर? कोई भी नहीं डेमोक्रेसी। और जो खिलाफत जो खत्म हुई थी 1928 में, खिलाफत मूवमेंट वाली, उस टाइम कौन सा खलीफा को वोट पड़ते थे और वो खलीफा बनता था? ये कह रहे हैं डेमोक्रेसी की बात। डेमोक्रेसी से भाई, डेमोक्रेसी ही सबसे ज्यादा पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर एंड प्रोवाइड सर करती है, जी, और कोई सिस्टम नहीं करता। आई एम सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन उन्होंने यही जो आपने बड़ी प्यारी बात की कि यार मुल्ला उमर या हो गया, ये जो भी मुल्ला उमर वगैरह, उन्होंने इनको कंपेयर किया है बगदादी वगैरह को सदर बुश के साथ अपनी बुक में ही, कि यार कैसे? अगर इन्होंने वायलेंस किया है तो इन्होंने भी इराक में वायलेंस करके जो जियोपॉलिटिकल एक इशू था, वायलेंट करके ही अपना फ्रीडम और सेकुलर सो कॉल्ड डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस करवाई। मसला ये है कि वो सिर्फ अमेरिका को समझते हैं कि दुनिया में डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल वो है, नहीं। एग्जैक्टली और बिल्कुल। दूसरी बात है कि एक और बात है कि अगर किसी मुल्क के लोग, डेमोक्रेटिक पावर अगर किसी दूसरे मुल्क पे अटैक करती है तो वो डेमोक्रेसी का तो उसमें कसूर नहीं है ना। वो डेमोक्रेसी का कसूर तो नहीं है। हाँ, डेमोक्रेटिकली लीडर इलेक्टेड जो है वो बुरे फैसले करते हैं, मगर अवाम उनको अकाउंटेबल भी ठहराती है उसके बाद। खलीफा को कौन अकाउंटेबल ठहरा सकता है? कोई भी नहीं। बताएं, खलीफा कोई इस्लाम में कोई सिस्टम है कि खलीफा की मौत से पहले उसे हटाने का कोई सिस्टम है? कोई नो कॉन्फिडेंस वोट है? कहां लिखा है? बताएं। कहीं भी नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, बुश को तो इम्पीच किया जा सकता है, ट्रंप को इम्पीच किया जा सकता है, बाइडेन को इम्पीच किया जा सकता है। सिस्टम तो मौजूद है। क्राइम वो भी नहीं कर सकता। खलीफा तो किसी की गर्दन भी उड़ा दे तो कोई उसको पकड़ नहीं सकता। एग्जैक्टली वो डिवाइन है, ये तो डिवाइन नहीं है। आप देखें कि और उसको कौन मान रहा है कि जो है वो बाइडेन जो है वो खुदा का साया जमीन के ऊपर? नहीं, कोई भी नहीं मान। ये तो जी बातें हैं। और दूसरी बात इसमें ये है कि डेमोक्रेसी आपको ज़्यादा फ्रीडम देती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच देती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देती है। आप ये देखिए कि क्या आपके पास कोई फ्रीडम है अगर आप अफगानिस्तान में रहते हैं? कोई नहीं है। आप कोई ऐसी बात कर ही नहीं सकते हैं जिससे आपको ये डर हो कि आपको मार दिया जाएगा। डेमोक्रेसी एक ऐसी चीज़ है जो आपको ये फ्रीडम दे रही है। सही हो गया, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच सर, ठीक है। थैंक यू सो मच। और अपना ख्याल रखें सर, अपनी हाँ, तबीयत का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू मोहन। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।